नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी यात्रा के दूसरे दिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सम्मेलन में लिया हिस्सा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का एक दल अरुणाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता और चुनौतियों का जायजा लेने के लिए पापुमपारे और वेस्ट कामेंग जिले के दौरे पर। केंद्रीय दल अधिकारियों, स्थानीय समुदायों और पंचायतों के सदस्यों से इस योजना पर ले रहा है फीडबैक। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, निचली अदालतों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ाया। डिजिटल वर्ल्ड में अदालतों में लंबित मुकदमों का त्वरित निपटारा है सरकार की प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी यात्रा के दूसरे दिन आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष भी बैठक में शामिल थे। मुख्यमंत्रियों ने संबंधित राज्यों में सुशासन संबंधी श्रेष्ठ उपायों की जानकारी दी। टीम इंडिया को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण पर आधारित इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बारे में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री की ऊर्जा और जुनून को सलाम किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी काशी में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अपने आप में एक बड़ा अनोखा ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल डांगरिया बाबा के परिसर में दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे। इस अवसर पर भाजपा की यालम तागा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के लोगों को काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हो रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का संचार हो रहा है। हर मंडल से, हर डिस्ट्रिक्ट से मनाया जा रहा है अरुणाचल में। तो हमारा ईस्ट सियांग में, मैंने ईस्ट सियांग में साथ दिया है। तो सब हम लोग का यहाँ का जितना मंडल 37 मंडल से भी है और 38 पासीघाट मंडल से भी है और 39 मैबो मंडल से भी है और सभी कार्यकर्ता यहाँ से आया हुआ है। और यहाँ मंदिर का, ये डांगोरिया मंदिर का सब कमिटी भी है, सब लोग आया हुआ है और सभी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का एक दल अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे और वेस्ट कामेंग जिले में हर घर नल जल योजना के अमल के मौके पर समीक्षा करने के लिए 5 दिवसीय दौरे पर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह दल प्रतिदिन स्थिति के अनुसार 3 से 5 गांव में जाकर जल जीवन मिशन की सफलता की जानकारी लेने के साथ ही स्थानीय लोगों को इस मिशन के बारे में जागरूक कर रहे हैं। केंद्रीय दल राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति और चुनौतियों का जायजा लेने के लिए जिले के अधिकारियों, स्थानीय समुदायों और पंचायत के सदस्यों से चर्चा कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2,20,000 ग्रामीण घरों में से 1,14,000 घरों में नल के जरिए जल का प्रावधान हो गया है। अगस्त 2019 से शुरू हुई इस योजना के तहत राज्य में अभी 41% यानी 90,820 घरों में हर घर जल योजना के तहत टेप वाटर कनेक्शन देना बाकी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि निचली अदालतों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार प्रायोजित योजना को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके तहत 9,000 रुपये का प्रावधान किया गया। राज्यसभा में सोमवार को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा की शर्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में अदालतों में लंबित मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि निचली अदालतों में जरूरी सुविधाओं का विकास राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर उस समय 2009 में जब 6 पे कमीशन का रिकमेंडेशन आए थे, उस कमीशन रिपोर्ट के बाद जो बाकी सिविल सर्वेंट पे लागू हुआ और उसमें एक मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम इशू करके बताया गया कि 80 साल मतलब जब 80 साल कंप्लीट होंगे तो वो वाला क्लैरिफिकेशन अगर जुडिशरी का भी निकलते तो ये नौबत नहीं आना था। और जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसको हम लोग ये मानते हैं कि वो एम्बिग्यूटी था, जिसके वजह से उन्होंने इस तरह का जजमेंट दिया कि 79 ईयर्स होने से आपको 80 ईयर्स माना जाएगा, तो वो एम्बिग्यूटी नहीं होना था। लेकिन अब सिविल सर्वेंट का तो आप एक ऑफिस मेमोरेंडम से आप इशू कर सकते हैं डायरेक्शन, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सैलरी का जहाँ तक सवाल है, इंक्लूडिंग पेंशन, तो उसका ये एक्ट में है, पार्लियामेंट का एक्ट से ही कर सकते थे, तो उस समय नहीं किया, जिसके वजह से गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट आए, फिर बाद में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का जजमेंट आए, तो उसके बाद में काफ़ी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़े हो गए। मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, पिछले कुछ महीने पहले जो कैबिनेट डिसीजन में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो सर लोअर जुडिशरी को ठीक करने के लिए, चुरुस्त दुरुस्त करने के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं, उसको और 5 साल के लिए एक्सटेंशन किया गया है। उसमें सर 9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अभी तक का जो स्थिति है सर, मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन टुडेज टाइम, स्पेशली इन द डिजिटल वर्ल्ड, it is very important to have adequate and proper infrastructure, especially in the lower judiciary. And then, sir, there are facts involved, nature of evidences, cooperation of the stakeholders, that means bar, investigation agencies, witnesses, litigants, and proper application of rules and procedures. There are several other factors which may also cause delay in disposing of the cases. These are like frequent adjournments, lack of adequate arrangement to monitor, track, and bunch cases for hearing. And the central government is fully aware of all this problem. But most of the infrastructure, especially in the High Court and lower judiciary, primary responsibility lies with the state government. सर, राज्य सरकार को आगे बढ़ के आना ही होगा। केंद्र सरकार तो करेंगे ही सर, केंद्र सरकार इसमें सर पीछे नहीं हटेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर स्तर पर सशस्त्र बलों के एकीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादन में सुधार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने साहसिक नीतिगत निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से DRDO ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है जो न सिर्फ भविष्योन्मुखी है बल्कि अपनी तरह की विशिष्ट प्रौद्योगिकी भी है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने आरंभ से ही सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में मजबूत रक्षा उद्योग सृजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे घरेलू रक्षा जरूरतें तो पूरी होगी और आने वाले समय में अन्य देशों में भी इसका निर्यात किया जाएगा। DRDO द्वारा आयोजित आज ये सेमिनार, मैं समझता हूँ कि सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण यह कड़ी साबित होगा। इसके लिए मैं DRDO और इस सेमिनार से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। DRDO ने जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारी रक्षा क्षमता को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है और देश को हर तरफ से सुरक्षित रखने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी किया है। पर इससे आगे भी बढ़ते हुए देश को पिछले कुछ वर्षों में DRDO के अप्रोच में एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, DRDO ने भी अपने विजन और अप्रोच में परिवर्तन किया है और इसे मैं शुभ संकेत मानता हूं। इसके लिए भी DRDO बधाई का पात्र है। पहले एडवर्सरी द्वारा संभावित थ्रेट का सामना करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते थे,
जबकि आज डीआरडीओ वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी आने वाले खतरों के ऊपर विचार विमर्श कर रहा है और कई ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है जो न केवल फ्यूचरिस्टिक बल्कि दुनिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। यानी हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति को लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो स्वप्न देखा था, डीआरडीओ से लेकर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लोकपाल के पास भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए सोमवार को ऑनलाइन मंच की शुरुआत की गई। लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि लोकपाल ऑनलाइन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल समाधान है। उन्होंने कहा कि लोकपाल ऑनलाइन एक वेब आधारित सुविधा है जिसके जरिए पूरी जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा हो सकेगा। लोकपाल की न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी ने कहा कि लोकपाल का मुख्य मकसद देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है। Interactive mechanism that would facilitate and enable online processing of the cases to be received by the Lokpal of India, such as receiving complaints, processing complaints, and taking further action thereupon, etc. We must create awareness of this software and its features and the benefits that the people can derive from it to all and sundry. We should I think we should have workshops and we will take up this matter and look into this angle as well so that people know that there is such a दिबांग वैली जिले के आनिनी से विधायक मोपी मिहू ने लोगों से विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में सहयोग की अपील की है। आनिनी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति का जायजा लेते हुए श्री मिहू ने कहा कि क्षेत्र के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए PMGSY परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस अवसर पर अनेली गाँव में स्थानीय लोगों के साथ बैठक में जिला उपायुक्त पी सोरा, जिला पंचायत अध्यक्ष टेको तायु सहित कई अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। का जो बात करें तो PMGSY का जो रोड का सड़क का बात करें तो ऑलमोस्ट तो हम लोग का कवर अप हो गया है। तो अभी PMGSY स्टेज 3 से भी लास्ट टाइम में मैं 15 अगस्त में भी अनिनी में पब्लिकली अनाउंस किया था कि हम वानली को भी कनेक्ट करेगा किसी हाल पे भी और करेगा बोल के किया था। वो थोड़ा हमसे मिस हो रहा था तो मैं इस बार करके उम्मीद करता है कि ये PMGSY 3 में शायद वो भी कनेक्ट हो जाएगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट में शायद उम्मीद है कि हमारा PMGSY 3 में भी 4 प्रोजेक्ट्स जो है मिल जाने चाहिए, वो भी अभी फाइनल डिबेट स्टेज में है। तो इस तरह का करके रोड कनेक्टिविटी जो है हमारा लोग जहाँ पे है वहाँ तक तो पहुँचाने का कोशिश कर रहा है। बेसिक नीड्स जनरल सभी को बेनिफिट होना चाहिए, उस चीज़ में हम फोकस करें ताकि हम मिनिमम कॉस्ट में भी सभी को बेनिफिट मिल जाए, उस चीज़ में हम लोग ध्यान दें। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस है। लोगों को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा स्रोतों की बचत करने के प्रयासों के बारे में जागरूक करने तथा प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने के लिए हर वर्ष 14 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य ऊर्जा का कम उपयोग करने का निर्णय लेना और उस पर अमल करना है। ऊर्जा संरक्षण ईंधन की खपत कम करने और भविष्य के लिए बचत के उद्देश्य से ऊर्जा संसाधनों का कम उपयोग करने का प्रयास है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधान के तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना की थी। BEE संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के तहत काम करता है। ये ऊर्जा का उपयोग घटने के लिए नीतियों और रणनीतियों विकसित करने में भी मदद करता है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने अपने एक ट्वीट संदेश में राज्य के लोगों से ऊर्जा संरक्षण के लिए कम खपत वाले विद्युत उपकरणों का उपयोग करने की अपील की है। राज्य भर में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के तहत ग्रामीण और नगरीय इलाकों में अपेटा द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी देवी सिंह के बारे में।
हम आज मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के शहीद देवी सिंह गुंटिया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 30 नवंबर 1857 को शाहपुर पुलिस थाने को जलाने और जबलपुर, सिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में ब्रिटिश ठिकानों पर हमलों में शामिल थे। देवी सिंह ने 7 दिसंबर 1800 खेल मंत्री मामा नातुंग ने ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में हाल ही में भोपाल में संपन्न हुए सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में पदक हासिल करने वाले अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के महिला वुशु खिलाड़ी येमेन वांगसू ने 3 स्वर्ण, मेपुंग लामगू ने 2 स्वर्ण, दानी नूरी ने 2 स्वर्ण, मर्सी गाइमोंग ने 1 स्वर्ण और 1 रजत, रेलू बू ने 1 रजत और 1 कांस्य और सोनी बेयोंग ने 1 रजत पदक हासिल किया है। नेशनल वुशु चैंपियनशिप में भोपाल में जो अभी कंपटीशन हुआ, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो वुशु टीम है वो 8 गोल्ड एंड 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। मधुमक्खी पालन पर आधारित हनी क्लस्टर विषय पर नामसाई में जिले के मधुमक्खी पालकों के लिए 7 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड द्वारा प्रायोजित सोमवार से शुरू इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बागवानी विभाग के विशेषज्ञ किसानों को शहद उत्पादन से अधिक आय के गुण सिखा रहे हैं। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प के क्षेत्र में उनका कौशल विकास किया जा रहा है। आर.के. मोसांग मेमोरियल सोसाइटी ने HIV/AIDS, तपेदिक रोग और कोविड-19 संक्रमण से बचाव पर चांगलांग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। T1 प्रोजेक्ट के तहत आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और चिकित्सकों ने उन्हें जरूरी परामर्श दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने की पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।